आज का टॉपिक है मैकेनिज्म्स ऑफ एपोप्टोसिस और द पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं, दे आर इंड्यूस्ड बाय द कैस्केड ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। कैस्पेसिस आर दी सिस्टीन प्रोटीएसेस। कैस्पेसिस सिस्टीन प्रोटीएसेस होते हैं विच क्लीव द प्रोटीन्स। कैस्पेसिस सेल के अंदर नॉर्मली प्रो एंजाइम के फॉर्म में या जाइमोजिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं। मगर जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इट इज़ अ मार्कर फॉर द सेल दैट देयर विल बी द एपोप्टोसिस। तो कौन से दो फेजेस हैं जिनसे एपोप्टोसिस हो सकती है? एक है इनिशिएशन फेज और दूसरा है एक्सिक्यूशन फेज। इनिशिएशन फेज फर्दर डिवाइडेड इंट्रिंसिक पाथवे and the extrinsic pathway. Now, what is the initiation phase during which the caspases become catalytically active? Initiation phase वो phase है जिसमें caspases activate हो रहे हैं. Execution phase is the phase during which other caspases they trigger the degradation of the cellular components. यानी कि हमें पता है कि अगर कैस्पेसिस एक्टिवेट होंगे तो ही एपोप्टोसिस होगी। तो जहाँ तक स्टेप है ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस वहाँ तक इनिशिएशन फेज है, और फर्दर वो कैस्पेस कौन सा एक्शन दिखाते हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करते हैं उस फेज में जिसमें कैस्पेसिस सेल्यूलर कंपोनेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, वो है एक्सिक्यूशन फेज। इनिशिएशन फेज फर्दर टू पाथवेज में डिवाइडेड है, इंट्रिंसिक पाथवे और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस पाथवे इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी एंड रिलीज ऑफ प्रो एपोप्टिक मॉलिक्यूल्स विदाउट द रोल ऑफ डेथ रिसेप्टर्स। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की वजह से एपोप्टोसिस होती है, इंक्रीज परमिएबिलिटी की वजह से। इसमें कोई भी रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता। मगर एक्सट्रिंसिक पाथवे और डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पाथवे, it is initiated by the engagement of the cell surface death receptor on a variety of the cell. The cells can be the cytotoxic T cells जिन पे ये रिसेप्टर्स मीडिएट होते हैं और इनिशिएट करते हैं एपोप्टोसिस को, तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहाँ पे बात आई है प्रो एपोप्टिक मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले हम एक प्रोटीन की फैमिली पढ़ेंगे जिसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है एपोप्टोसिस के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे BCL2 फैमिली। ठीक है, तो जो BCL2 फैमिली है, बेसिकली जब कैस्पेस की एक्टिवेशन होती है तो वो डिपेंड करती है द बैलेंस बिटवीन द एंटी एपोप्टिक एंड द प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स। अब ये हैं क्या? BCL2 फैमिली जो होती है, ये BCL2 फैमिली बेसिकली इट इज़ अ फैमिली रिलेटेड टू द बी सेल लिम्फोमा। जब क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है उस दौरान ये प्रोटीन जो है ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाती है, सो इट रिजल्ट्स इन द रीअरेंजमेंट इन द बी सेल लिम्फोमा, सो इट इज कॉल्ड एज द BCL। द फुल फॉर्म इज बी सेल लिम्फोमा 2 फैमिली। ये जो फैमिली है इसके 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 20 मेंबर्स होते हैं और वो 20 मेंबर्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एंटी एपोप्टिक प्रोटीन, द सेकेंड वन इज these pro apoptic protein। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द डोमेन्स। ये हैं डोमेन्स, BCL2 होमोलॉजी डोमेन्स।
तो मैंने आपको क्या बताया वो सारा रिपीट करते हैं कि मैंने कहा कि कैस्पेस की जो एक्टिवेशन है वो एक प्रोटीन फैमिली पे डिपेंड करती है। वो है BCL2 फैमिली, जिसके 20 मेंबर्स होते हैं और वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: एंटी एपोप्टिक प्रोटीन, प्रो एपोप्टिक प्रोटीन एंड दी BCL2 होमोलॉजी डोमेन्स। तो सबसे पहले आते हैं एंटी एपोप्टिक प्रोटीन्स पे। एंटी एपोप्टिक प्रोटीन जो है डेट इज द MCL1, BCL2 एंड BCLXL। एंटी एपोप्टिक इनको क्यों कहा जाता है? ये इसलिए एंटी एपोप्टिक हैं क्योंकि ये एपोप्टोसिस के अगेंस्ट हैं, सो दे आर कॉल्ड एज दी एंटी एपोप्टिक। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में ये बेसिकली एक्सप्रेस होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन में एंटी एपोप्टिक प्रोटीन। ये ना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं बल्कि ये साइटोसोल में भी होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में भी होती हैं। मगर नॉर्मल सेल के अंदर, जिस सेल में एपोप्टोसिस का कोई भी जो है नहीं होना प्रोसेस, तो उस सेल के अंदर ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन होती हैं क्योंकि एपोप्टोसिस नहीं होगी उसमें। तो ये प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन में, साइटोसोल में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में। ये क्या करती हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल कर देती हैं। क्यों करती हैं ये इम्परमिएबल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन होती हैं। इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर द सर्टेन डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स, और वो डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं? दैट में बी द साइटोक्रोम C, ठीक है। तो अब इस जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल कर देती है कि जो डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन है लाइक साइटोक्रोम C वो बाहर नहीं आए साइटोसोल में, क्योंकि अगर ये डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन बाहर आएंगी तो ये एपोप्टोसिस करवाएंगी। तो इस वजह से ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं कि डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन बाहर नहीं आए, और इस वजह से ये आउटर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल कर देती हैं। और वो 3 कौन सी हैं? MCL1, BCL2 एंड BCLXL। अब नेक्स्ट आते हैं प्रो एपोप्टिक प्रोटीन पे, जो है BAX एंड दी BAK। प्रो एपोप्टिक प्रोटीन जो होती हैं, ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन परमिएबिलिटी बढ़ा देती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चैनल्स की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ा देती हैं ताकि जो साइटोक्रोम C डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन अंदर हैं वो बाहर आ जाएं साइटोसोल में और ये एपोप्टोसिस काज करे। तो ये जो प्रोटीन है ये ओलिगोमराइज हो जाती हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टू बिकम एक्टिव एंड काजेस द एपोप्टोसिस, सो दे आर कॉल्ड एज द प्रो एपोप्टिक प्रोटीन। जो तीसरा ग्रुप है वो है BCL2 डोमेन्स, होमोलॉजी डोमेन्स। डोमेन का मतलब है इसमें ये है कि जो BCL2 की फैमिली के अंदर प्रोटीन है ये अपनी होमोलॉजी को शेयर करती हैं कुछ रीजन्स के अंदर, उन रीजन्स को डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो एंटी एपोप्टिक प्रोटीन है और प्रो एपोप्टिक प्रोटीन है उसके अंदर 4 BH डोमेन्स होते हैं। यानी ये आप देखें कि ये BH1 डोमेन मीन्स द BCL2 homology 1 domain, BH2 domain, BH3 domain and BH4 domain. Likewise, in the pro-apoptic protein, there are also the 4 domains. These are the domains in which these proteins they share their homology. ठीक है, ये रीजन्स होते हैं जो कि बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी एपोप्टिक या एंटी एपोप्टिक सिग्नल जो आ रहा है उसको आगे डिलीवर कर सकें। अब एक और सेंसर्स होते हैं इन 2 ग्रुप्स के अलावा, यानी मैंने कहा कि इन दोनों में प्रो एपोप्टिक और एंटी एपोप्टिक के अंदर 4 BH डोमेन्स होते हैं। इन दोनों के अलावा दूसरे सेंसर्स होते हैं। इनको सेंसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि
सेल के अंदर कोई भी डैमेज होता है, कोई भी स्ट्रेस होता है, तो ये सेंसर्स उसको सेंस करते हैं और सेल को मैसेज देते हैं कि ईदर टू एक्टिवेट द एपोप्टोसिस और टू इनहेबिट द एपोप्टोसिस. इट मीन्स दीज सेंसर्स दे रेगुलेट दीज टू ग्रुप्स, एंटी एपोप्टिक एंड प्रो एपोप्टिक. अगर सेल के अंदर सर्वाइवल सिग्नल है तो ये एक्टिवेट करेंगे एंटी एपोप्टिक को कि एपोप्टोसिस ना हो और सेल लिव करे, यानी डाई नहीं करे. और अगर सेल के पास सर्वाइवल सिग्नल नहीं आ रहे, ग्रोथ फैक्टर नहीं आ रहे, तो दे विल एक्टिवेट द एंटी एपोप्टिक प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स ताकि एपोप्टोसिस हो. ठीक है. अब ये जो सेंसर्स हैं, दीज आर द सेंसर्स, और ये सेंसर्स कौन से होते हैं? दीज सेंसर्स आर दी BH3 ओनली प्रोटीन, यानी इन सेंसर्स के पास सिर्फ और सिर्फ BH3 डोमेन होता है. ठीक है, तभी इनको BH3 ओनली प्रोटीन कहा जाता है. और ये सेंसर्स हैं BAD, BIM, BID, प्यूमा एंड नोक्सा. ठीक है, ये सेंसर्स हैं. ये सेंसर्स रेगुलेट करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल सिग्नल अगर वो प्रेजेंट है तो ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको. अब मैं बताऊं कि ये सारी प्रोटीन्स फंक्शन कैसे करती हैं. अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ सेंसर्स होते हैं, सो दीज आर दी BH3 ओनली सेंसिटाइजर्स, नोक्सा, बेड, बिम और भी जो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं. जैसे ही कोई जो है डैमेज आया, कोई स्ट्रेस आया सेल को, ठीक है, जैसे ही कोई भी स्ट्रेस आएगा सेल को, तो ये जो डोमेन्स होंगे, ये BH3 ओनली सेंसिटाइजर्स होंगे, सेंसर्स होंगे, ये उसको सेंस करेंगे. जैसे ही ये सेंस करेंगे तो ये बाइंड हो जाएंगे एंटी एपोप्टिक प्रोटीन के साथ. यहाँ पे आप सही तरीके से देखेंगे कि जैसे ही सेल को कोई स्ट्रेस का सिग्नल आया तो ये जो सेंसर्स हैं, बिम, बिड, प्यूमा, नोक्सा, ये बाइंड हो गए विद दी एंटी एपोप्टिक प्रोटीन. ये इनके साथ बाइंड होके इनको रिप्लेस कर देते हैं प्रो एपोप्टिक प्रोटीन में. थोड़ा कंफ्यूजिंग है मगर समझने की कोशिश करें कि इन सेंसर्स ने, जो कि सिर्फ BH3 जिनमें डोमेन है, इन्होंने सेंस किया, बाइंड हुए एंटी एपोप्टिक प्रोटीन के साथ और इन एंटी एपोप्टिक प्रोटीन को रिप्लेस किया विद द प्रो एपोप्टिक प्रोटीन. और ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन क्या करेंगी कि ये इनएक्टिव मोनोमर्स से एक्टिवेटेड ओलिगोमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी ओलिगोमराइजेशन करेंगी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और एपोप्टोसिस काज करें. क्योंकि सेल के पास जो सिग्नल आया है वो स्ट्रेस का आया है, तो सेल मस्ट हैव टू डाई. तो ये सारा है कि ये बाइंड होंगे एंटी एपोप्टिक के साथ और इसको रिप्लेस कर देंगे इनटू द प्रो एपोप्टिक प्रोटीन.